नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्मोड़ा से आ रही एक बड़ी खबर की, जहां पर फरवरी महीने में ही दर्जनों जंगल जलकर राख हो गए हैं और जंगलों की आग बुझाने के लिए वन विभाग से सभी दावे जो किए गए वो सिर्फ कागजों में नजर आ रहे हैं और अभी भी 1 दर्जन जंगलों में आग लगी हुई है। वहीं अभी अल्मोड़ा जिला बिना डीएफओ के ही चल रहा है। इसके साथ ही वन सरपंचों ने भी जंगलों की आग बुझाने से बहिष्कार कर दिया है। ऐलान किया है कि वो जंगलों में आग बुझाने में मदद नहीं करेंगे। आपको बता दें, राज्य भर में अभी भी आग लगने की 26 घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। चंपावत के दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से बातचीत की है। सीएम धामी ने स्थानीय मुद्दों को लेकर बात की है और इसके साथ ही विकास को लेकर भी आम जनता से चर्चा की है। वहीं सीएम धामी ने एक चाय के खोखे पर रुककर चाय भी पी है। मॉर्निंग वॉक के दौरान की ये तस्वीरें आप देखिए। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मॉर्निंग वॉक पर जब निकले, सूर्य नमस्कार जब किया मुख्यमंत्री ने, वो तस्वीर। दूसरी तस्वीर जब चाय पी उन्होंने खोखे पर, तो उस दौरान भी जो लोग वहां पर मिले उनसे बातचीत की, समस्याओं को जाना। विकास पर भी चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। सुबह सवेरे की ये तस्वीर। वहीं मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान सीएम धामी ने नकल विरोधी कानून पर खुलकर बात की है। देखिए। हूँ चंपावत में और सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक में निकले हैं। सर, मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं अक्सर इस तरह की एक तस्वीरें आपकी आती हैं, लोगों से बात करते हुए दिखते हैं आप? नहीं, क्योंकि सवेरे सभी लोगों से भेंट हो जाती है और कुछ जानकारी भी ले लेता हूँ कि क्या उनके हालचाल किस तरह से चल रहा है और कहीं पर उनके कोई सुझाव हो तो वो भी जो है मिल जाते हैं। तो इसलिए प्रातःकाल कोशिश रहती है कि सभी से भेंट करते हुए निकलूं। सर, नकल विरोधी कानून आप लेके आए, जगह जगह पर इसका समर्थन देख रहे हैं। आज भी एक रैली होनी, युवाओं का बड़ा एक समर्थन आपको मिल रहा है क्या? नकल विरोधी कानून एक ऐसी व्यवस्था है कि उसके आने के बाद अब नकल की संभावना समाप्त हो जाती है। जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे कर्णधार हैं, हमारे बच्चे हैं, बेटे बेटियां, भाई बहन, सभी के लिए, क्योंकि जो योग्यता क्षमता वाले हैं उनको अब आगे आने का अवसर मिलेगा। उनके मन में भी जो संदेह था वो अभी समाप्त हो गया है कि अब नकल कराना तो बहुत दूर की बात है, अभी सोचना भी कठिन होगा। इसी में सर ये तस्वीर जो दिख रही है, देखो मैं आपसे बोलूं, ये हम लोग पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां पर आज ARTO ऑफिस यानी संभागीय जो कार्यालय है यहाँ खुल रहा है। बहुत 2 दशक पुरानी मांग थी ये वो कार्यालय है जिसका आज 11 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। कमलेश भट्ट, न्यूज 18 चंपावत। अपनी विधानसभा चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सांसद अजय टम्टा सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही सीएम धामी ने जिले के विकास कार्यों को लेकर 4,884 लाख की कुल 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के अधिकारी वहीं देहरादून में आज बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होने जा रही है। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में ये मीटिंग होगी और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। कोर ग्रुप मीटिंग से पहले बूथ सशक्तिकरण की भी मीटिंग होगी। तो बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग है आज और कोर ग्रुप की मीटिंग से पहले बूथ सशक्तिकरण की भी मीटिंग होनी है और तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रदेश पदाधिकारी भी, जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे का वक्त है मीटिंग का। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, विस्तार से जानकारी दीजिए। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और उससे पहले
बूथ सशक्तिकरण को लेकर भी एक बैठक बीजेपी करेगी। देखिए सीनम, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे इस मीटिंग में पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में शुरू होने वाली है। बीजेपी के जो तमाम प्रदेश पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के जिलाध्यक्ष और अन्य नेता हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे। करीब 100 के आसपास संख्या में नेता इसमें मौजूद रहेंगे। जो पहली बैठक है वो बूथ सशक्तिकरण को लेकर है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और वो चाहती है कि गाँव स्तर पर, बूथ लेवल पर उसकी जो इकाइयां हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूत हों। इन बूथ लेवल पर बीजेपी का कार्यक्रम है कि जो राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण अपना लोकसभा में पढ़ा, सदन में पढ़ा, उस अभिभाषण को बकायदा इन बूथ लेवल कमेटियों तक पहुंचाया जाएगा। करीब 24 पेज का ये अभिभाषण है और पार्टी की ये सोच है इसके पीछे कि एक एक कार्यकर्ता को केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी हो, ताकि जब लोकसभा चुनाव में जाएं तो आम आदमी को ब्रीफ करने में सहूलियत हो। इसके साथ साथ राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, 5 पेज का उपलब्धियों का एक पेज है, वो भी बूथ लेवल तक पहुंचाया जाएगा। ये आज का कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद चूंकि यहाँ पर लगातार कवायद चल रही है कि सरकार में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनको दायित्व दिया जाए, विभिन्न जो निगम हैं, बोर्ड हैं, जो समितियां हैं, उनमें कुछ दायित्व दिया जाए, तो उनको लेकर भी आज चर्चा होने वाली है। क्योंकि बीजेपी लंबे समय से कसरत में जुटी हुई है, लेकिन इसमें कुछ पेंच भी फंसे हैं कि जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, पार्टी संगठन चाहता है कि ऐसे लोगों को जिनको संगठन में दायित्व दिया गया है, उनको अब सरकार में दायित्व नहीं दिया जाए, अन्य नेताओं को इसमें मौका दिया जाए। इसको लेकर भी आज चर्चा होने वाली है और माना जा रहा है कि बिल्कुल कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी की ये बैठक। आने वाले चाहे इलेक्शन के लिहाज से बात कर ले, संगठन की मजबूती के लिहाज से बात कर ले। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुनील आपका। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ की खेती और बागवानी इंद्रदेव के भरोसे है। इस साल बारिश और बर्फबारी कम होने से 15% से ज्यादा फसलें सूख गई हैं। अब किसानों को राहत देने के लिए कृषि विभाग सर्वे कर सरकार को रिपोर्ट भेज रहा है। बड़ी बात यह है कि फरवरी में ही प्रशासन सूखे की रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिससे इस सर्दी में पड़े इस सूखे से किसानों को फौरी तौर पर राहत तुरंत दी जा सके। कि ये जिस तरह से हमें लग रहा है, क्योंकि हर प्रकृति का भी एक नियम होता है ना, जिस तरह से उसको हर चीज़ें चाहिए, वर्षा भी चाहिए, तापमान भी चाहिए, क्योंकि हर क्रॉप की एक स्टेज होती है। जब उतना तापमान आता है तब वो बढ़ती है, उसकी पैदावार पकने की ओर जाती है। और जब कुछ चीज़ें इस तरह से डिस्टर्बेंस हो रहा था, क्रॉप का साइकिल भी इनडायरेक्टली डिस्टर्ब होता रहता है। दिसंबर नवंबर में बारिश शून्य रहा है, लेकिन जनवरी में 13 mm बारिश हुई है और फरवरी में अभी हम 2 दिन पहले देखेंगे हल्की बारिश तो हुई है। उम्मीद है कि फरवरी में और बारिश होगी, लेकिन फिर भी फसलों की स्थिति, वानस्पतिक वृद्धि वैसी नहीं है जैसे कि सामान्य दिनों में होती है। टिहरी झील में बढ़ती पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने अब नए बोटिंग पॉइंट के लिए सर्वे करा लिया है, जिसके तहत पीपल डाली, मदन नेगी, डोबरा सहित उठर क्षेत्र में नए बोटिंग पॉइंट खोले जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन को भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। डीएम का कहना है कि फिलहाल टिहरी झील में कोटी कॉलोनी में एक ही बोटिंग पॉइंट चल रहा है और पर्यटकों की बढ़ती संख्या और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन एक्टिविटी शुरू करने के लिए अब जगह चिन्हित की गई, जहां पर छोटे छोटे बोटिंग पॉइंट खोलने की योजना है, जिससे आसपास के क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। सर्वे करा लिया है कि कहाँ पर हम इसको और हम जेटीज का हम कर सकते हैं, जिससे टिहरी झील के आसपास में रोजगार और बढ़ सके। और साथ ही साथ में जो एक हमारे कोटी कॉलोनी में जो मुख्य एक मांग थी कि जेटी की साइज बढ़ाई जाए, उसमें भी प्रस्ताव हमने बना लिया है, शासन को भी हमने इसको प्रेषित कर दिया है। G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आने वाले मेहमानों को ऋषिकेश अब एक अलग रंग में रंगा नजर आएगा। ऋषिकेश नगर निगम में मठ, मंदिरों और आश्रमों को एक ही रंग में रंगने का मन बनाया गया है, जिसके लिए कवायद शुरू हो गई है। विदेशी डेलीगेट्स का स्वागत सत्यम शिवम सुंदरम की तर्ज पर किया जाएगा, जिसके लिए साधु संत भी तैयार हैं। भव्य गंगा आरती के लिए घाटों का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। लगातार अपने मठ मंदिरों के, आश्रमों के स्वामियों से, ट्रस्टियों से बातचीत भी हो रही है कि अपने अपने सभी मठ मंदिरों को भी रंगाई पुताई करके बढ़िया सा उसको उत्साह के रूप में हम सभी उसको लेंगे और उनको भी हम पूरा रंगाई पुताई करके तैयार करेंगे। पूरे शहर को एक दुल्हन की तरह हम सजा देंगे।
हिमाचल पहुंचा उत्तराखंड का टाइगर। हिमाचल के शेरगंज बहादुर नेशनल पार्क में ट्रैप हुआ है टाइगर और ऋषिकेश के पास राजाजी पार्क की चीला रेंज से दिसंबर में क्रॉस किया था। गंगा यमुना यूपी के जंगलों को पार कर अब हिमाचल पहुंच गया है। दशकों के बाद इसी टाइगर ने दिसंबर में क्रॉस किया था मोतीचूर कॉरिडोर। उत्तराखंड की राजाजी पार्क की टीम ने ही हिमाचल में कैमरा लगाया था और अब कैमरे में कैद हुआ है। तुर्की के भूकंप और वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी अलर्ट हो गई है। भूगर्भीय लिहाज से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड में भी भूकंप को लेकर चर्चा जोरों पर है। साइंटिस्ट मानते हैं कि मेन सेंट्रल थर्स्ट के इस इलाके में 200 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, लिहाजा यहां पर कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। टर्की के ताजा भूकंप के बाद तो इसे लेकर चिंता और भी गहरा गई है, लिहाजा अब पूरा फोकस अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर दिया गया है ताकि लोगों को भूकंप से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। तो अर्ली वार्निंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमने ऐप डेवलप किया था, साथ में हमने सेंसर्स लगाए हैं। सायरन बजने वाली है, अगर हमने इस तरह से किया है 5 से अगर ज़्यादा आता है 5 और अबव तो ऐप में बीप होगा और अगर 6 से जैसे ही 6 के करीब पहुंचेगा तो सारे सायरन फिजिकल सायरन जो उत्तराखंड परिक्षेत्र में है वो बजेंगे। बचाव और राहत कार्य के लिए भी अत्याधुनिक उपकरण मंगवाए जा रहे हैं। इसके लिए वर्ल्ड बैंक को करीब 40 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी हमने वर्ल्ड बैंक में भी करीब 40 करोड़ के इक्विपमेंट का हमने प्रस्ताव रखा हुआ, इस पर कार्रवाई चल रही है। SDRF से भी जितनी इक्विपमेंट हो सकती है रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए इक्विपमेंट उनको दी जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा IIT रुड़की के सहयोग से बनाए गए भूकंप के अर्ली वार्निंग ऐप का एडवांस वर्जन तैयार कर लिया गया है। अगले कुछ दिनों में इसे आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 5 से 6 तीव्रता के बीच भूकंप आया तो कुछ सेकंड पहले आपके मोबाइल पर बजने वाला सायरन आपके जीवन को बचा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस बार मौसम के बदले मिजाज का असर ग्लेशियर पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। लगातार बढ़ रहा पारा जहां ग्लेशियर के गलने की रफ्तार में इजाफा करेगा, वहीं इनके टूटने का भी खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, ब्लैक कार्बन की चपेट में आने से ग्लेशियर कई दिक्कतों को आमंत्रित कर सकते हैं। देखिए, बारिश और बर्फबारी नहीं होने से हर तरफ संकट मंडराया हुआ है, लेकिन मौसम के इस बदलते रुख की सबसे अधिक कीमत हिमालय रेंज में मौजूद ग्लेशियरों को चुकानी पड़ रही है। इस बार बर्फबारी कम होने से ग्लेशियरों में बर्फ काफी कम जमी है। ऐसे में तेजी से बढ़ता पारा ग्लेशियरों के गलने की रफ्तार में कई गुना इजाफा कर सकता है। इतना ही नहीं, गर्मियां आने के साथ ही ग्लेशियरों के गलने से बाढ़ आने का भी खतरा बढ़ेगा। ग्लेशियरों पर मंडराए इस खतरे का असर उत्तराखंड के साथ साथ गंगा यमुना के मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। बहुत जल्दी आप देखने, जैसे समर सीजन शुरू होगा, गर्मियों का सीजन शुरू होगा, उस समय देखना आप फ्लड आने शुरू हो जाएंगे। एक दूसरा, पानी की समस्या बनी रहेगी। माना जा रहा है कि मौसम का बदला रुख तेजी से जंगलों को आग की चपेट में लेगा। ऐसे में आग से निकलने वाला ब्लैक कार्बन ग्लेशियरों को खासा नुकसान पहुंचाएगा। ब्लैक कार्बन की तपिश भी ग्लेशियरों को गलाने में अहम रोल अदा कर सकती है। इतना ही नहीं, माउंटेन एरिया बदले मौसम का शिकार आसानी से हो जाएगा। माउंटेन एरिया में होने वाला बदलाव पूरे उत्तर भारत में पानी के साथ साथ पारे, हवा और पैदावार में खासा उथल पुथल मचाएगा। ग्लेशियर एनवायरनमेंट है, उसके नीचे जो सब अल्पाइन एंड अल्पाइन एनवायरनमेंट है और डाउन स्लोप जो रीजन्स हैं जहाँ पर का कि अधिक एग्लोमरेशन वगैरह है, उस पर जो है सीधा सा डायरेक्ट प्रभाव जो है कई प्रकार से होता है। वाटर में होगा और मेल्टिंग में होगा। ग्लेशियर हिमालय के साथ ही पूरे देश और दुनिया में मौसम का प्रतीक है। ऐसे में जब इनकी स्थिति में खासा बदलाव आएगा तो तय ही करोड़ों की आबादी सीधा प्रभावित होनी है। ऐसे में जब इनकी स्थिति में खासा बदलाव आएगा तो तय ही करोड़ों की आबादी
सीधे प्रभावित होगी। तब बिगड़े हालात से कैसे निपटा जाएगा और प्रभावितों को कैसे राहत मिल पाएगी, कोई नहीं जानता। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ धाम से तस्वीरें सामने आई है, जिसमें बर्फ को साफ किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम केदारनाथ को जाने वाले रास्ते में जमी बर्फ की परत को लगातार साफ कर रही है। यहाँ पर केदारनाथ रूट पर कुबेर, हथिनी और भैरव ग्लेशियर के बीच खासी बर्फ नजर आ रही है, जिसे साफ किया जा रहा है। अप्रैल में केदारनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं। अथॉरिटी से जुड़े असिस्टेंट इंजीनियर सुरेंद्र रावत के मुताबिक जल्द ही रूट क्लियर होगा। अप्रैल में चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, जिसके मद्देनजर तैयारियां हैं। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में पिछले दिनों जमकर बर्फबारी हुई थी और लगातार मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच यहां पर शेष नेत्र झील तक जम गई है। पैदल रास्तों पर भी बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है, तो सड़क मार्ग पर भी बर्फ जमने की वजह से फिसलन हो रही है। हालांकि बीआरओ के द्वारा सड़क पर बर्फ हटाने का काम जारी है। उत्तरकाशी भैरव घाटी से गंगोत्री धाम तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, जिससे यहाँ के नजारे बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी चित्रकार ने प्रकृति को सफेद रंगों से रंग दिया हो। भैरव घाटी तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये सुंदर वादियां देख सकते हैं आप, पहाड़ों की चांदी जैसे चमकते हुए पहाड़ नजर आए। भैरव घाटी से गंगोत्री तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें। केदारनाथ धाम में ही नहीं, अब बद्रीनाथ धाम में भी यात्रियों को टेंट कॉलोनियों के भरोसे रहना पड़ेगा। वहीं यात्रा को ब्लैक मार्केटिंग से दूर रखने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए। अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। बीते साल बद्रीनाथ में 17 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, तो केदारनाथ करीब 15 लाख श्रद्धालु पहुँचे थे। माना जा रहा है कि इस साल की यात्रा में ये आंकड़ा भी पार होगा। यात्रियों के लिए केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ में भी 2000 टेंट कॉलोनी बसाई जा रही है। वहीं ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, इसके लिए हर जिले में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जो मार्गों पर रेट लिस्ट पर नजर रहेगी। बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी में जिलाधिकारियों को बताया गया है कि वह अस्थायी जो अकोमोडेशन है, टेंटेज आदि, उसकी व्यवस्था भी कर लें और जो निजी व्यक्ति भी कोई अपनी टेंटेज आदि भूमि पर विकसित करना चाहता है मार्गों पे, उसकी भी अनुमति प्रदान करें ताकि आवास। और इसी बीच एक बड़ी खबर, बॉर्डर जिलों का स्थापना दिवस है आज ही के दिन पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी बने थे। 63वीं वर्षगांठ है आज तीनों जिलों की। चीन से 1962 में युद्ध के बाद ये जिले बने थे। सामरिक महत्व से इन तीनों जिलों का निर्माण हुआ है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिलने पर भड़क गए अखिलेश यादव। कहा, अगर कविता हमारे